अबीर ने खुद को रोकने वाले शख्स को नजर उठाकर देखा। उसने देखा कि उसके सामने करीब 60 साल की एक औरत उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, वो काफी मोटी थी और उसकी गहरे काजल से सनी आंखें अबीर को गुस्से से घूर रही थी। वो बहुत ही दबंग व्यक्तित्व की महिला थी, जिसका एक नजर भर देखना ही किसी भी इंसान के शरीर में झुरझुरी पैदा कर सकता था। वो जानती थी कि आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ था। आ जाने से दबाव महसूस नहीं करता था। उसका इरादा अबीर को ऐसे ही डराकर भगा देने का था। उसने अबीर को कुछ देर डराने के इरादे से घूरा, पर वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो शख्स उससे बिल्कुल भी डरा ही नहीं, बल्कि वो तो उस औरत को पलटकर ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी उस औरत को खत्म कर देगा। अबीर का ऐसा व्यवहार देखकर ना सिर्फ बुआ बल्कि वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह गया। बुआ ने अबीर को काफी दिलचस्पी के साथ घूरा और बोली, क्या यही है वो चिकना अमीरजादा जो उस कलमुही एहसान फरामोश ध्वनि को अपने साथ भगा कर ले गया था? पंकज ने हाँ में सर हिलाया। अबीर का खून ध्वनि के बारे में ऐसे घटिया बातें सुनकर खोल उठा और वो चिल्लाकर बोला, जबान संभाल के बात करना। वो लड़की मेरी पत्नी है और उसके खिलाफ किसी को भी एक भी शब्द बोलने की इजाजत नहीं है। अबीर ने अपनी बात सबको साफ शब्दों में समझाई। बंदूक के सामने खड़े होकर भी अबीर को ऐसी निडरता दिखाते देख सब हैरान रह गए। सुरेश और रमेश को बड़ा गुस्सा आया जब उन्होंने उस कल के छोकरे को अपनी माँ के सामने जबान लड़ाते हुए देखा। रमेश गुस्से में आगे आया और अबीर को धक्का मारते हुए बोला, क्या कर लेगा तो? अगर हमने उस घटिया लड़की के बारे में बोला तो? वो तो एक नंबर की वैश्या है। लड़कों को वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसे अपने मुंह पर जोरदार मुक्के का एहसास हुआ, जिसके साथ ही उसके मुंह से काफी खून बह निकला। जब उसने अपने मुंह पर हाथ लगाया तो उसके आगे के तो दांत टूटकर उसके ये सीन देखकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जब सबने एक बार फिर से अबीर को देखा तो वो गुस्से में मुट्ठी बंद करके रमेश को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और उसे एक और मुक्का मारने के लिए तैयार था। उसने चेतावनी देते हुए सबकी तरफ देखा, तो यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दूंगा मैं। अबीर विशाल को फिर अपनी पीठ पर बिठाने के इरादे से जैसे ही झुकने वाला था कि तभी सुरेश भी अबीर को मारने के इरादे से उसकी तरफ आया और बोला, साले तेरी इतनी हिम्मत! पर वो अबीर को छू भी पाता उससे पहले ही वो जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। अबीर की एक लात ने उसे एक बार में ही धराशायी कर दिया था। वो लोग बस देखने में हटे कटे थे, उन्हें ढंग से लड़ना नहीं आता था। उन्हें अपनी बड़ी तोंद देखकर लगता था कि वो किसको भी डरा सकते हैं और वो हमेशा ऐसा करने में सफल रहे हैं। पर आज कुछ अलग था। आज उनकी मुलाकात एक प्रोफेशनल फाइटर से हुई थी। सब ये देखकर हक्के बक्के थे कि इस पतले से लड़के ने इन दो इतने मोटे ताजे लोगों की हवा टाइट कर दी थी। अबीर ने विशाल को अपनी पीठ पर बैठाया, जो हैरानी से ये सब देख रहा था, और फिर उसके बाद मुड़ा और सुरेश से बोला, साला नहीं जीजा हूं मैं तुम्हारा, सादे तो तुम अच्छे से समझ लो। भले ही अबीर उन्हें गाली ना देकर सच्ची बात कह रहा था, पर अबीर के चेहरे के भावों से साफ लग रहा था कि वो उनका मजाक उड़ा रहा था। उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अबीर इन सबको इग्नोर करके बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी बुआ गुस्से में दहाड़ी और अपनी बंदूक को अबीर के माथे के बीच रख दिया। विशाल, ध्वनि की माँ और वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह गया। अबीर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे ऐसे ही मार दिया जाए। वो दिल्ली के सबसे अमीर मल्होत्रा खानदान का वारिस है। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोच आई तो उनका पूरा खानदान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यही सोच पंकज जल्दी से चंदो बुआ के पास भागा और घबरा कर बोला, अरे दीदी क्या कर रही हो? उसे छुना भी मत, नहीं तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चंदो बुआ ने गुस्से से पंकज को देखा, जिससे वो सहम कर पीछे हट गया। फिर चंदो बुआ ने उससे कहा, ये शहर का सबसे अमीर आदमी है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, कच्ची गोलियां खेली है। अब इस मेरी बेइज्जती की है, मेरे बेटों को मारा है, ये ऐसे ही तो को मारा है। ये कहकर बुआ बंदूक का मुंह अबीर के माथे से हटाकर उसकी छाती के पास ले आई। पर बुआ ये देखकर बड़ी हैरान हुई कि अबीर ने तो पलक तक नहीं झपकाई। किस मिट्टी का बना था ये इंसान? क्या इसे लगता है कि वो सिर्फ उसे खोखली धमकी दे
रही है। बुआ ने बंदूक के ट्रिगर पर हाथ रख दिया, ये देखने के लिए कि अब देखती हूँ कि ये कैसे नहीं डरेगा। पर वो ये देखकर और भी हैरान रह गई कि अबीर डरना तो दूर, उसके सामने एक निडर होकर ऐसे खड़ा था जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो। उसने बंदूक को हाथ से हटाया और विशाल को लेकर बाहर जाने लगा, जैसे उसने उनकी धमकी को सुना ही ना हो। बुआ ने गुस्से में अबीर की कमर पर बंदूक रखी और चिल्ला लेकर गुस्से में बोली, नर के एक कदम और बढ़ाया तो भी जिंदगी की सांसें बंद हो जाएगी। इन दोनों को यहाँ से ले जाने की सोचना भी मत। ध्वनि की माँ भागकर आगे आई और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बड़ी दीदी, ये आप क्या कर रही हो? ये हमारा दामाद है, आप ऐसे नहीं कर सकती, कुछ तो रहम करे। बुआ ने जब ऐसे ध्वनि की माँ को बीच में आते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और बोली, विशाल जो इतनी देर से सब डरा सहमा सब देख रहा था, अपनी माँ की ऐसी हालत पर दुख से चिल्लाया। माँ अब तो अबीर को भी गुस्सा आ गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और बोला, मैं भी देखता हूँ, मुझे इन्हें ले जाने से कौन रोकता है। अबीर ने उन्हें धमकी दी जिससे बुआ को और गुस्सा आ गया।